नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपकी कक्षा में, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है खास करके रिसर्च का, जिसमें कि शोध रिपोर्ट लिखना। अब शोध रिपोर्ट को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें भिन्न भिन्न मत हैं। अगर हम भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में देखेंगे तो भिन्न भिन्न तरीके से लिखा जाता है, आप देखेंगे। लेकिन हम मानक किसको माने? तो मानक हम जो मानते हैं खास करके भारत में, तो भारत में हम मानक मानते हैं आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो मानक दिया गया है शोध रिपोर्ट को लिखने का, उसको हम भारत में भी उसको क्या करते हैं, एक मानक के रूप में देखते हैं, और वही मानक हमारे यहाँ पर चलता है। लेकिन फिर भी कई जगह उसमें वैविध्यता हो जाती है, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। तो उसके द्वारा हम किस प्रकार से रिपोर्ट लिखें, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शोध रिपोर्ट हम क्यों लिखते हैं। तो अगर शोध रिपोर्ट की बात करेंगे तो किसी भी शोध समस्या पर शोध के दौरान या शोध करने के पश्चात एक किसी विशेष परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचना ही ये मनोवैज्ञानिक का दायित्व नहीं होता है, अर्थात शोध रिपोर्ट का काम नहीं होता है, बल्कि शोध रिपोर्ट जो लिखा जाता है उसमें किसी भी शोध समस्या पर शोध करने के पश्चात और उसको क्या करना, तो वैज्ञानिकी ढंग से उसको तैयार करना। ऐसा नहीं है कि जो 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 उसको क्रम दिया गया है उस क्रम में उसको सजा करके उसको रिपोर्ट देना उसका मेन उद्देश्य होता है किसका? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का। और उसी को हम शोध रिपोर्ट लिखने की एक मानक तकनीक भी कहते हैं। अब इसके द्वारा जो मानक तकनीक दिया गया है, दरअसल हम क्यों लिखते हैं, तो मुख्य रूप से शोधकर्ता के द्वारा जिस भी शोध समस्या पर शोध किया गया है उसको दूसरे लोगों तक अर्थात अन्य लोगों तक एक विभिन्न बहुत ही सरल भाषा में उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना उसका उद्देश्य होता है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, शोध रिपोर्ट को लिखते हैं। अर्थात इस शोध रिपोर्ट को देखने के पश्चात कोई भी आदमी ये जान जाता है कि इस तमाम पूरे शोध प्रबंधों में क्या क्या है, उसका हम इसका विस्तीर्ण यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम शोध रिपोर्ट लिखते हैं तो इसमें 3 चीज़ों का होना बेहद आवश्यक होता है। 3 चीज़ें जो कि एक होता है स्पष्टता होता है, संक्षिप्तता होता है और विश्वसनीयता होता है। इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पूरी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं और उसमें कुछ स्पष्ट ही नहीं है। संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरे शोध प्रबंध हैं उसको हम एक छोटे से भाग में जब हम तैयार करते हैं तो वो संक्षिप्त उसका रूप होता है, और विश्वसनीय इस ढंग से कि हम उसको किस प्रकार हमारा वो रिलायबल है अथवा नहीं, इन चीज़ों को, या एक्यूरेसी उसमें है अथवा नहीं, इन चीज़ों को हम वहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके कारण से हम शोध रिपोर्ट को लिखते हैं। दरअसल अगर हम शोध रिपोर्ट का पहले भाग को अगर हम देखेंगे तो शीर्षक पृष्ठ होता है। क्या होता है? शीर्षक पृष्ठ। इसको हम टाइटल पेज के भी नाम से जानते हैं। टाइटल पेज दरअसल होता क्या है, तो टाइटल पेज में हम जो भी हमारा एक पूरा पेज होता है उसमें हम ये क्या करते हैं, जो भी हमारी शोध समस्याएं होती हैं, मान लीजिए कि हमारी शोध समस्या ABC जो भी है, ये हमारी शोध समस्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शोध की समस्याओं को वहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शोध समस्या जब भी हम लिखते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थात जब भी हम शोध समस्या को लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो शोध की समस्या होती है वो आपका 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अर्थात जो भी होने चाहिए वो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। और फिर दूसरी चीज़ें, चूँकि ये शोध जो है
एक अध्ययन होता है। शोध क्या है? अध्ययन होता है या अनुसंधान होता है। तो जब अध्ययन या अनुसंधान होता है तब कभी भी अगर हम अपने शोध की समस्या में, जो भी हम शोध की समस्या लेते हैं उसमें हम अगर अध्ययन या फिर मतलब स्टडी या फिर अगर हम अनुसंधान अर्थात रिसर्च उसमें नहीं डालें तो वो एक उत्तम शोध क्या कहलाता है? शोध शीर्षक कहलाता है। अर्थात अगर हम यूं कहें कि अगर ऐसा है कि बालकों, एक हम ले लेते हैं, बालकों के सीखने की गति में पुरस्कार की प्रभावशीलता का अध्ययन। अब यहां पर देखिए, ये जो मैंने एक क्या लिया है? शोध की समस्या ली है कि बालकों के सीखने की गति में पुरस्कार की प्रभावशीलता का अध्ययन। ये अगर हम न लें तो ज़्यादा अच्छा। मैंने अभी बताया कि या तो आप अध्ययन, चूंकि शोध अपने आप में एक अध्ययन है या अपने आप में एक शोध है, तो इसलिए आप इसको रिसर्च या अध्ययन इसमें न जोड़ें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम सीधे यहाँ पर रख सकते हैं, बालकों के सीखने की गति में पुरस्कार की प्रभावशीलता। दैट्स इट, बस। तो इसमें हम ये भी ले लिए, संपूर्ण इसमें सारी चीज़ें भी आ रही हैं और इसमें हमें अध्ययन को लिखना भी नहीं पड़ा, चूंकि ये खास अपने आप में एक अध्ययन होता है, इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो इस लिखने में इन एक दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों को अगर आप साथ में रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब इन दोनों का उल्लेख अगर आप अपने रिसर्च टाइटल में अगर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ज़्यादा अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरस्कार क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सीखने की गति कहाँ गई? सीखने की गति जो है वो क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम यहाँ पर दोनों का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर दोनों का उल्लेख कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक अच्छा शोध टाइटल माना जाएगा, शोध शीर्षक माना जाएगा। अब मैंने बताया कि सबसे पहले हम इसमें ऐसे लिखे कि सबसे पहले तो क्या लिखे? तो शोध का टाइटल हम शोध पृष्ठ पर लिख दिए। अब शोध पृष्ठ पर लिख दिए, उसके बाद एक शोधकर्ता अपना नाम भी लिख सकता है। अब मान लीजिए कि शोधकर्ता अगर मैं हूं तो SK ठाकुर मैंने अपना क्या लिखा? तो यहां पर अपना नाम लिखा। अब जब यहां पर मैंने अपना नाम लिखा तो उसके बाद क्या होगा? तो आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उसका भी आप नाम को आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक कोई भी ABC कॉलेज है, ABC कॉलेज है और इसका अफिलिएशन कहाँ से है? YT मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी है। अब YT यूनिवर्सिटी है तो इसको भी, अब चूंकि कॉलेज यहाँ पर आपका है और YT ये यूनिवर्सिटी है तो इसका आपने उल्लेख किया। अगर आपका सीधे यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो आप उसका ही सीधा उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। अब कई बार ध्यान रखिए, अब कई बार आप देखेंगे कि इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिया जाता है कि एक आपने ABC टाइटल ले लिया, ये आपका टाइटल है, शोध टाइटल है। फिर यहाँ पर आपका विश्वविद्यालय या कॉलेज या जो भी नाम है वो दे दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर शोधकर्ता हो जाता है, अपना नाम लिखेगा। फिर यहाँ पर गाइड का नाम वहाँ पर लिखेगा।
फिर यहाँ पर आपका प्रतीक लोगो, जो भी यूनिवर्सिटी का लोगो है वो वहाँ पर लिखेगा। तो ये एक क्या होता है, शीर्षक पृष्ठ कहलाता है, जिसको कि हम इसमें ढालते हैं। अब जब दूसरा बिंदु होता है वो होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट। अब ये अब्स्ट्रैक्ट क्या है, चलिए यहाँ पर, अब ये एब्स्ट्रैक्ट आप देखेंगे तो दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो कि आपने जो भी शोध किया है उसके सारे बिंदुओं को आपको यहाँ पर एक सारांश के रूप में क्या होता है, सारांश के रूप में आपको प्रस्तुत करनी है। एक जो भी आपका अध्ययन है उसको एक सारांश के रूप में आपको एक प्रस्तुतिकरण करनी है। तो प्रस्तुतिकरण करने में आपका जो उद्देश्य है, शोध का जो उद्देश्य है वो आपका, और हाँ ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको आप कितने, तो कहा जाता है कि आपको 12 से 15 पंक्ति, अगर 12 से 15 पंक्ति का एब्स्ट्रैक्ट हो तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और 12 से 15 पंक्ति या फिर आप कहेंगे कि 100 से 120 शब्द, 100 से 120 शब्द या 12 से 15 पंक्ति का होना एब्स्ट्रैक्ट का अच्छा माना जाता है। अब इसमें जो सारांश आप लिखते हैं इसमें उद्देश्य आपका कितने, तो 3 से 4 पंक्ति, 3 से 4 पंक्ति उद्देश्य हो जाता है। फिर कार्यविधि, कार्यविधि आपका कितना, तो 5 से 6 पंक्ति, 5 से 6 पंक्ति आपका कार्यविधि हो गया। फिर आपका रिजल्ट अर्थात परिणाम, रिजल्ट आपका जो है वो 2 से 3 पंक्ति। और एक आपका जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष जो होगा वो 1 पंक्ति का अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले तो 12 से 15 पंक्ति का होना चाहिए। उसमें जो आपके उद्देश्य होते हैं वो 2 से 3 से 4 या 2 से 3 पंक्ति का हो जाना चाहिए। फिर उसकी कार्यविधि, जो कार्यप्रणाली है, किस किस प्रकार से आपने किया है, वो 5 से 6 पंक्ति में आप लिख दीजिए। फिर रिजल्ट जो भी उसके आए हैं, परिणाम जो भी उसके आए हैं, उसको 2 से 3 पंक्ति में उसको दे दीजिए। और निष्कर्ष जो है वो कुल मिलाकर के 1 पंक्ति का होना बेहद अच्छा माना जाता है, क्योंकि निष्कर्ष इतना ये हुआ, बस ये मुख्य रूप से कि क्या हुआ आपका, तो वो एक अच्छा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप देखते हैं आमुख। आमुख अर्थात इंट्रोडक्शन। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके बाद आपका क्या होता है, आमुख। आमुख को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन, चूंकि इसमें सबसे पहले तो आपका जो रिसर्च का जो टाइटल है वो तो रहेगा ही, उसमें बदलाव तो होगा नहीं। अब रिसर्च का टाइटल क्या है, अर्थात शोध की समस्या क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, अर्थात उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इन चीज़ों में जो आपको देना होता है वो मैं बता रहा हूँ। कि आपका आमुख में कि आपका रिसर्च टाइटल क्या है, अर्थात शोध की समस्या क्या है। फिर शोध की समस्या के बाद उसके पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात आपने क्या कहाँ कहाँ से उसको उल्लेख किया है। तो उसके बैकग्राउंड में जाकर जब हम देखते हैं तो हम जब विभिन्न शोध समस्याओं को या विभिन्न चीज़ों को पढ़ते हैं, विभिन्न संदर्भ ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो उन सारी इसी में आपका RRL आता है, अर्थात रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसमें इसी में आता है। उसको भी जो महत्वपूर्ण कुछ 1-2 ग्रंथ हैं उसका भी आपका उल्लेख यहाँ पर आमुख में करना होता है। फिर उसके पश्चात जब हम RRL कर लेते हैं, उसके पश्चात क्या होता है, आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस इसमें देखा जाता है कि ये जो आपका हाइपोथेसिस है उसमें स्पष्ट रूप से
आपका जो स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है, उन चीज़ों का भी उल्लेख होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस में भी अगर मान लीजिए कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक है तो आप एक प्रकल्पना बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है, 2 है, तो आप 2 प्रकल्पना बना सकते हैं। इस प्रकार से प्रकल्पना आप बना सकते हैं। तो उसमें जब प्रकल्पना बनाते हैं तो वो चीज़ भी इसमें ही आता है। फिर उसकी कार्यविधि क्या है, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं उसमें, इसी में आती हैं, इसी में सम्मिलित होती है। खास करके आपका हाइपोथेसिस तक जो मुख्य रूप से चीज़ें हैं वो इसी में सम्मिलित होती हैं। अब इसके बाद चौथा आता है विधि। विधि अर्थात मेथड। मेथड को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका प्रयोज्य, दूसरा आपका उपकरण, और फिर कार्यविधि। इसको हम 3 भागों में, एक प्रयोज्य को हम क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं। अर्थात जो भी हमने प्रयोज्य लिया है इस अपने शोध की समस्या में, जो भी हमने प्रयोज्य लिया है, प्रयोज्य का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से न्यादर्श से है कि आपने कहाँ का न्यादर्श लिया है। आपने स्कूल के बच्चों का लिया है, आपने स्कूल के शिक्षकों का लिया है, आपने डॉक्टर का लिया है, आपने किसी कर्मचारी का लिया है, किसी अन्य संस्था से लिया है। अर्थात भिन्न भिन्न तरीके का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, न्यादर्श हो सकता है, प्रयोज्य हो सकता है। इस प्रयोज्य में एक चीज़ और भी आता है कि जैसे कि हमने रैंडमली लिया है, हमने यादृच्छिक लिया है, हमने यादृच्छिक विधि से लिया है, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो प्रयोज्य के अंतर्गत आ जाता है। फिर उपकरण में क्या आता है, उपकरण में ये आता है कि आप किस विधि का आपने यहाँ, किस उपकरण का आपने यहाँ पर सहारा लिया है अपने शोध के दौरान। चाहे मान लीजिए जैसे कि अनुसूची हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चनायर हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ों को जो आपने लिया है, या फिर आपने किसी क्रिटिकल मशीनरी चीज़ों को आपने लिया है, तो भी आप उसका उल्लेख करके उसका चित्र भी आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो ये उपकरण का यहाँ पर समावेश होता है। फिर कार्यविधि में क्या होता है कि कार्यविधि में आपको टोटल क्या करना पड़ता है कि टोटल सारी चीज़ों को वहाँ पर बताना होता है कि आपने किन किन विधियों का सहारा लिया है, क्या क्या आपने वहाँ पर स्रोत लिया है, क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पर किया है। ये सारी चीज़ों को वहाँ पर आपको दर्शाना होता है। आपने यादृच्छिक ढंग से लिया है, आपने यादृच्छिक ढंग से लिया है, आपने कितने को लिया है, आपने जो लिया है उसका प्रयोज्य मतलब मनुष्य के रूप में लिया है या किसी अलग ढंग से लिया है। तो वो सब सारी चीज़ों को आप लेने का क्या मेथड था, अर्थात आपने यादृच्छिक विधि से लिया है, आपने अयादृच्छिक विधि से लिया है, उसका क्या प्रभाव क्या पड़ा, ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पर कार्यविधि में यहाँ पर उल्लेख करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका परिणाम अर्थात रिजल्ट। नंबर 5 परिणाम। परिणाम अर्थात रिजल्ट। अब रिजल्ट की बारी जब आती है तो रिजल्ट में हम क्या देखने की कोशिश करते हैं कि शोधकर्ताओं द्वारा जो किए गए शोध हैं उसका परिणाम अर्थात रिजल्ट किन आंकड़ों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इन चीज़ों को हमें देखना होता है कि शोध के परिणाम किन आंकड़ों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन आंकड़ों में एक हो सकता है आपका वर्णनात्मक और दूसरा होता है आपका आनुमानिक। क्या चीज़? सांख्यिकी। अब ये या तो आप वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं या अनुमानिक, या दोनों का। अब जब हम वर्णनात्मक सांख्यिकी की बात करते हैं तो उसमें आपका जैसे कि आप बहुत सारे मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, जेड टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह वगैरह जो करते हैं, अनोवा, इन चीज़ों का आप प्रयोग वहाँ पर करते हैं सांख्यिकी के प्रयोग में। फिर अनुमानिक सांख्यिकी जो करते हैं, उन अनुमानिक सांख्यिकी में आप क्या प्रयोग करते हैं, तो एक शोधकर्ता के द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है कि इसका रिजल्ट ये होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इन दोनों का जब मैच होता है तो इससे विश्वसनीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं किसमें? रिजल्ट के दौरान। तो रिजल्ट के दौरान लेकिन एक चीज़ों का ख्याल अवश्य इसमें होना चाहिए
कि जब भी हम रिजल्ट तैयार करते हैं तो उसमें हम किसी भी प्रकार का अनुमान कह सकते हैं कि निष्कर्ष को यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम निष्कर्ष शब्द का प्रयोग वहाँ पर नहीं करेंगे, किसी भी निष्कर्ष को हम यहाँ पर नहीं देंगे परिणाम में। इसके बाद आता है आपका विवेचना। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं विवेचना। अब ये विवेचना क्या है? डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि हम जो भी रिसर्च यहाँ पर किए हैं, शोध जो किए हैं, उसका ये सबसे बड़ा सर्जनात्मक भाग होता है। अब हम इसमें प्रयोग द्वारा या आंकड़ों के द्वारा जो प्राप्त आंकड़े हैं, जो प्रयोग में लिए गए जो आंकड़े हैं, उसकी हम यहाँ पर क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या के द्वारा जो प्राप्त एक प्रकार का निष्कर्ष या अनुमान होता है, सटीक अनुमान हम यहाँ पर लगाने में समर्थ हो जाते हैं। तो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस अनुमान, एक निश्चित अनुमान को हम इस क्या करते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक था या था, उसके साथ इसका हम क्या करते हैं? संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो हमारा अनुमान, अभी सटीक अनुमान हमने इस प्राप्त आंकड़ों की विवेचना के पश्चात हमने जो प्राप्त एक निष्कर्ष लाया है, एक निश्चित अनुमान लाया है, उससे इसका संबंध हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखने का प्रयास करते हैं कि इससे मिलते जुलते जो अलग इससे पहले जो शोध हुए हैं, मिलते जुलते जो शोध हुए हैं, उसका परिणाम हमारे परिणाम से, हमारे जो प्राप्त परिणाम हैं, उससे मिलता जुलता है अथवा नहीं। या तो मिलता जुलता हो सकता है या भिन्न हो सकता है। अगर ये चीज़ और भी हम देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो हमने क्या किया था, प्राक्कल्पना बनाया था, वो प्राक्कल्पना की परिपुष्टि हो रही है अथवा नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। और ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्रतिपुष्टि हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर जो प्राप्त पहले से पूर्व से परिणाम हैं उससे हमारा परिणाम मैच खा रहा है अथवा नहीं, तो हम कहाँ कहाँ पर मैच नहीं खा रहा है, अर्थात कितने हम भिन्न हैं, और अगर भिन्न ज़्यादा हैं तो उसके कारण क्या क्या हैं, उसकी हम यहाँ पर परिचर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका रेफरेंस, या उसको हम संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। अब आता है आपका संदर्भ, जिसको कि हम संदर्भ ग्रंथ सूची के नाम से भी जानते हैं। इसमें दरअसल क्या होता है कि जब भी सबसे पहले हम क्या देते हैं कि जिसने भी लिखा है, अर्थात जो भी राइटर हैं, जो भी मान लीजिए कि किसी पुस्तक को लिखा है और उस पुस्तक का हमने सहारा लिया है किसमें? अपने शोध अध्ययन में। तो शोध अध्ययन में जब सहारा लिया है तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए सपोज A.K. श्रीवास्तवा एक हैं, A.K. श्रीवास्तवा एक राइटर हैं, तो उनको हम कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे श्रीवास्तवा, फिर A.K. लिख दिए। फिर मान लीजिए कि अगर उनका जो प्रकाशन वर्ष है, वो प्रकाशन वर्ष मान लीजिए कि 1980 है, सपोज 1980, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर उस पुस्तक का ABC, पुस्तक का नाम लिख दिया, पुस्तक का नाम, फिर उसके बाद मुद्रक का नाम हम लिखते हैं। मुद्रक का नाम हम मान लीजिए कि OYZ, मुद्रक का नाम हम लिख दिए। फिर अगर आप और ज़्यादा इसको व्याख्यायित करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि हम किस पृष्ठ से उसमें से लिया है। तो अगर मान लीजिए कि हमने 30, 80 और 92, अगर इस पेज से अगर हमने लिया है तो इसको और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन ये मुख्य रूप से इस प्रकार से यहाँ पर हम किसमें? संदर्भ ग्रंथ में हम इसका उल्लेख करते हैं। इसके बाद आता है आपका परिशिष्ट। परिशिष्ट 8वां भाग है, अंतिम भाग, परिशिष्ट। अब ये परिशिष्ट में हम क्या करते हैं कि हम उन तमाम चीज़ों को वहाँ पर परिशिष्ट में एक लिखते हैं
जो कि हमारे मुख्य अंश में हम उसको समाहित नहीं कर सके। अर्थात जो हमने प्रयोग तो अपने शोध के दौरान किया है, लेकिन हम उसको मुख्य अंशों में या तो नहीं रख सकते हैं या रखने में असमर्थ हो पाए हैं। उन तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ कुछ कागजात भी हो सकते हैं, कुछ परिणाम भी हो सकते हैं, सॉरी परिणाम तो नहीं, कुछ ग्रंथ हो सकते हैं, कुछ आपका जो प्रश्नावली वगैरह जो भी आपने नियम उपनियम वगैरह है वो हो सकता है, कुछ आपके अंश विशेष हो सकते हैं, कुछ लोगों के द्वारा कथन हो सकते हैं। मतलब उन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ों का आपने प्रयोग तो अपने शोध के दौरान किया है लेकिन आपने मुख्य अंशों में उसको नहीं रख पाया है, उसको हम परिशिष्ट के भागों में डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप शोध रिपोर्ट को लिखने वाले चीज़ों में आप समर्थ हुए होंगे। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।